अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसके हवाले से जो चंद चीज़ें सामने आई हैं। जो पता चल रहा है वो ये कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी हर मुमकिन कोशिश करती रही कि रिकॉर्ड को गायब किया जाए। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब ने नोट लिखा है वो ये है कि जब वो ये रिपोर्ट लिख रहे थे तो मारगला के दामन में गीदड़ों की मौजूदगी थी। गीदड़ भभकियाँ मुझे काम करने से रोक नहीं सकती, ये किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दीगर तमाम तर मामलात हैं कि किस तरह से जो कावे मूसवी हैं वो एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं। रिकॉर्ड को किस तरह से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी किस तरह से गायब किया गया। कितनी अहमियत है इस रिपोर्ट की और बहुत सारे बयानात जो इसमें रिकॉर्ड नहीं किए गए, उसके बाद ये रिपोर्ट कहाँ खड़ी है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर बात करें। उसके साथ साथ एक और अहम जो मामला है आज जो काबीना से जो कल की एक समरी थी जो मुस्तरद की गई आज काबीना में, वो ये है कि भारत से चीनी और कपास को इम्पोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान में। आज काबीना में ज़्यादातर अफराद ने उसको अपोज़ किया और फिर इस बात को मुस्तरद किया गया कि किसी किस्म की कोई भी तिजारत जो है वो भारत के साथ तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। तो जो एक पेशरफ्त हुई थी या पीस डील्स की बात थी और उसके बाद सीज़ फायर और तमाम तर मामलात और फिर ये तजवीज़ सामने आई थी, तो लग रहा था कि मामलात किसी और सिमत जा रहे हैं, लेकिन आज काबीना ने इस सारे मामले को मुस्तरद किया है। मैं चाहूँगा इसको भी हम इशू को ज़रूर एड्रेस करें। और इसके साथ साथ जो PDM की इस वक्त सियासत है जिसमें ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से अब जो ख़बरें आ रही हैं, JUIF और मौलाना मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें अब कोशिश कर रही हैं और गौर कर रही हैं कि गिलानी साहब को किसी सूरत अपोजिशन लीडर नहीं तस्वुर करेंगे और किसी तरीके से भी ये जमातें मिलकर, और वो 9 हम ख्याल जमातें जिनमें से अब पीपल्स पार्टी को एक्सक्लूड किया गया है जो PDM में मौजूद हैं, वो मिलकर अपना अपोजिशन लीडर सेनेट में लेकर आएंगे। इस पर पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि फिर वो शहबाज शरीफ साहब को भी नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर तस्वुर नहीं करेंगे अगर बाकी जमातें इस तरह से करती हैं। तो ये एक इस वक्त नई डेवलपमेंट और नया मामला चल रहा है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इम्तियाज़ गुल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और ताहिर मलिक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं सबसे पहले कितना जूस है इसमें, कितना मवाद है इस ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में और कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, ज़ाहिर है जो जिन मामलात पे पर्दा पड़ा होता है और जितना उनसे वो पर्दा उठता है उतना ही अच्छा है आवाम के लिए और मुस्तकबिल के लिए। तो जो इसमें बातें सामने आई हैं उसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में इब्तिदाई से एक गठजोड़ रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, सिविल मिलिट्री और सियासतदान, सब ने मिल मिला के ऐसे काम किए कि जिनको छुपाना ज़रूरी होता है, जिसको मल्टी लेयरिंग करनी पड़ती है जिसके लिए, ताकि राज का राज रहे। तो उस वजह से बहुत सारे मामलात थे जिन पे पर्दा यूं ही पड़ा रहा, जो असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। तो उसमें ये जो ब्रॉडशीट वगैरह के हवाले से और इस तरह के इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ आर्बिट्रेशन के साथ है, यानी दूसरे मुल्कों की अदालतों में उनको चैलेंज किया गया था। तो वो हमारी बहुत बड़ा किरदार उसमें अदालतों का भी रहा है, क्योंकि अदालतें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करके अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक मुकदमात में फ़ैसला सुना देती हैं। और कतई नज़र इसके कि वो बाकायदा चैलेंज होते हैं जब तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है, यानी जब पाकिस्तान ने किसी पावर कंपनी के साथ या किसी ऑडिट एंड अकाउंट्स कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया, फिर एक तरफा तौर पे उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में हमारे हुकाम ने माशाल्लाह बड़ी अक्ल फरासत का मुजाहरा करते हुए उस वक्त मुआहदा भी कैंसिल कर दिया और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स भी इधर उधर करने की कोशिश की। तो जाहिर है इससे मुल्क को अब एक डबल नुकसान होता है कि एक तरफ आपका रिकॉर्ड इधर उधर होता है, दूसरा कितनी बड़ी पेनल्टी पड़ गई। इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी कि रेकोदेक वक्त के मामले में थी कि 3 जजों ने बैठ के एक फ़ैसला किया कि रेकोदेक का मामला मिसाल के तौर पे वो गलत कॉन्ट्रैक्ट था या मुतालिका कंपनी ने काम सही अंदाज में नहीं किया, तो उसका देखें ना $5.8 अरब की
हमको जुर्माना हुआ है, वो पता नहीं पाकिस्तान ने किस तरह अदा करना है। तो एक कोता अंदेशी का इससे ज़ाहिर अंदाज़ा होता है, चाहे वो अदलिया ने किया, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी ने किया, चाहे उसमें मुलविस आला एहलकारों ने और सियासतदानों ने। राइटली सेड। सोलंकी साहब, आप कैसे देखते हैं इस कमीशन की रिपोर्ट को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन के साथ ताउन नहीं किया, फिर इदारों ने ताउन नहीं किया, फिर इसके साथ साथ कावे मूसवी और दीगर के भी बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो फिर कितनी अहमियत कितनी है इसकी, इस रिपोर्ट की कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखें जी, अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी है वो वही है जो कि मीडिया में ख़बरों की हद तक है। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन जो बात पहले से मालूम है इस रिपोर्ट बनने से पहले भी, वो ये है कि ये एक मुतनाज़ा 1 मेंबर कमीशन था। इस पर बहुत एतराज़ हुआ कि जो साहब मौसूफ़ हैं इस कमीशन के, जो सरबराह हैं, ये ख़ुद मुतनाज़ा हैं और इनको किसी तरह से भी ये अख्तियार नहीं होना चाहिए था कमीशन के, क्योंकि ये उस मुतनाज़ा दौर में ख़ुद नैब के साथ मुंसलिक थे और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल थे। तो ये तहकीकात जो है वो आज़ादाना हो नहीं सकती थी। साथ ही जो जिस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं, तो वो तो ये है कि जो असल जो किरदार हैं उनके बारे में तो कोई उन्होंने फैसला दिया ही नहीं है। ना परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने ये इदारा कायम किया, ना जो उसके पहले चेयरमैन थे उन्होंने किस तरह से जाकर ये इस ब्रॉडशीट को उन्होंने ये ठेका दिया। फिर जो पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके बारे में कोई बात नहीं है। जनरल अमजद साहब के जो अपने जो लोग थे, रिश्तेदार वगैरह, उसके बारे में भी कोई बात नहीं है। फिर जो बाद में जो लोग नेगोशिएट करने गए उन पे जो कावे मूसवी ने जो इल्ज़ामात लगाए, जिनमें शहजाद अकबर साहब ख़ुद भी शामिल हैं, उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं है। जो मेन किरदार है कावे मूसवी, उसके बारे में इन्होंने समझा कि ये मुनासिब ही नहीं है कि उनका कोई स्टेटमेंट लिया जाए। तो ये एक गोंगलू से मट्टी झाड़ने वाली बात है। बेहतर होता कि पार्लियामेंट की कोई कमेटी जो बाई पार्टीजन होती, वो कोई कमीशन तख्लीक करती और ये उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती वो ट्रांसपेरेंट होती। जो बयानात हो रहे थे वो लाइव स्ट्रीम करते ताकि लोगों को बताएं। अब न इनका जो अजमत सईद शेख साहब है, उनकी तो दिहाड़ी लग गई, उनको क्या पैसे दिए गए, नहीं दिए गए, मुस्तकबिल में क्या होगा, ये सारा जो है वो गैर शफाफ है। तो ये एक खबर बन जाएगी 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन इससे ना मुल्क को कोई फ़ायदा है। ये जो रिपोर्ट है कि जी नैब के अलावा बाकी इदारों ने ताउन नहीं किया, तो अब उसका क्या होगा? हुकूमत जो है वो क्या करेगी उनके लिए? तो उसके लिए कि एक कोई और तहकीकात बनेगी कि जी वो किसने ये सबूत मिटाए। तो जैसे और माजी में कमीशंस बने हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, इसी तरह से इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राइटली सेड। ताहिर मलिक साहब रिपोर्ट पर तो अपनी राय देंगे, लेकिन ये जो गीदड़ों की मौजूदगी मारगला पहाड़ों के दामन में, और फिर गीदड़ भपकियाँ भी मुझे काम करने से नहीं रोक सकती, इसको भी ज़रा मेरे लिए सिंप्लीफाई कर दे कि ये किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ये जो उन पे एतराज़ात हुए हैं और कुछ जो हमारे दोस्त सोलंकी साहब ने बताया और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने खुल के इनकी तकर्री को एज ए पार्टी रिजेक्ट किया, क्योंकि ये शौकत खानम के बोर्ड में। तो इस वक्त तो पाकिस्तान का एक डायलेमा ये भी है कि गैर मुतनाज़े लोग आपको नहीं मिलते, लेकिन ये बात कहने की कि काम करने से रोकना, इसको उनको अच्छे जो अल्फाज हैं इस्तेमाल में, ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनमें बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई फ़ैसला दे देते हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये अदालती फ़ैसला गो तो नहीं है, लेकिन एक कमीशन है। तो इसमें मेरा ये देखना चाहता था कि जो उन्होंने दुरुस्त निशानदेही भी की जस्टिस साहब ने कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का ये किरदार है, इसमें नैब का ये हुकूमती इदारों का अदम तावन है, तो एक स्टेप आगे होकर उस पर क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर रहे हैं, क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे जिन लोगों ने रिकॉर्ड गायब किया। और सबसे बड़ी नाअहली तो ये है कि जब ब्रॉडशीट मामले में लंदन की एक अदालत का फ़ैसला आ गया, तो हमने जो अपील का टाइम था वो लैप्स हो गया, उसमें अपील ही नहीं की।
तो उसमें हमारा जो वहाँ हाई कमीशन है और यहाँ लॉ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट इटसेल्फ इतनी भारी कीमत हमें इस जो है नाअहली की वो देनी पड़ेगी। तीसरी बात ये कि जो हम करप्शन का लाग लाते हैं, ये दुरुस्त है कि सियासतदान डिसीजन मेकर होते हैं और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन इस निज़ाम को समझना चाहिए। इस निज़ाम में ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों का अगर तावन ना हो तो करप्शन हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इसको रिफॉर्म करना है अगर, तो सियासतदानों के अलावा जो तबकात हैं उनको के अंदर भी हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी के भी अंदर निज़ाम करनी पड़ेगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के हमें नैब का एक ऑडिट करना पड़ेगा कि एक इदारा यहाँ पे तो करप्शन के ऊपर जो इदारा एंटी करप्शन बनाया गया उसके अंदर बेपनाह करप्शन हो जाती है। तो इसको कौन चेक करेगा? मसलन इसका एक छोटा सा ही टेस्ट केस है कि जो नैब के साबिक सरबराह रहे हैं उनमें से बहुत सौ ने इंटरव्यू दिए हैं। एक वो जर्नल जो शायद थे उन्होंने बुक भी लिखी खामोशी कब तक, उसके अंदर भी उन्होंने इन चीज़ों का इशारा किया। तो उनको एविडेंस बुला के उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। LPG कोटा है, नैब के एक से ज़्यादा साबिक चेयरमैनों ने इसकी तहकीकात की और बाद में ये इंकशाफ हुआ कि सब ने अपनी बेगमात के नाम LPG कोटा भी ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस है। जिस तरह लैटिन अमेरिका में ड्रग्स के लिए इदारे बनाए गए, ड्रग्स को एंटी ड्रग्स के इदारे, तो वो करप्शन का शिकार हो जाते थे, माफिया उन्हें ख़रीद लेते थे। तो फिर ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी अमेरिका के तावन से बनी और फिर वहाँ उसको शिकस्त दिया गया। हमें भी यहाँ पे एहतसाब का कानून और एहतसाब के इदारे को ऐसा फूल प्रूफ बनाना होगा कि ये पब्लिक मनी जो लूटने का तस्वर है, ये तस्वर ही ख़त्म हो जाए। राइटली सेट जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इम्तियाज़ गुल साहब, एक और अहम मामला जो कि समरी थी भारत से चीनी और कपास दरामद करने की, आज काबीना में बेशतर वज़रा ने उसके ख़िलाफ़ बात की और कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस मामले को आप इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरह से पीस डील की बात हो रही थी, मामलात हम देख रहे थे शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब तिजारत की भी बात आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा एक फुल स्टॉप आ गया। हाउ डू यू सी इट सर? नहीं, देखिए, अब जो आपके पड़ोसी हैं उनसे आप मुस्तकिल तौर पे अलहदा तो नहीं रह सकते हैं। 22-23 महीने पहले बाहमी तिजारत का सिलसिला टूटा था और अब अगर वो बहाल हो रहा है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हमें समझता हूँ मैं कि गैर जज्बाती अंदाज में इस मामले पे गौर करना चाहिए। अपोजिशन ज़ाहिर है वो अपने पॉइंट स्कोरिंग करती है। जब भी कोई भी भले हुकूमत में और कोई भी अपोजिशन हो, अपोजिशन के तौर पे उन्होंने उनका कारोबार ये होता है कि हर हुकूमती फ़ैसले पे एतराज़ करेंगे और ख़ुद पार्टियों के अंदर भी जो हुक्मरान जमात होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं लोग ऐसे जज्बाती जो इन मामलात को सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं। हालांकि दुनिया भर में अब यह कि जब सोवियत यूनियन और मगरबी ममालिक के दरमियान बदतरीन ताल्लुकात है, उस वक्त भी सोवियत यूनियन से गैस यूरोप को फराहम की जा रही थी। इस वक्त भी साइबेरिया के कुओं से रूस के जो साइबेरिया के कुएं हैं वहाँ से गैस पहुँच रही है यूरोप। मतलब यूरोप के रूस पर शदीद तर एतराज़ात के बावजूद अमेरिका में यूरोपीय ममालिक ने उसके साथ अपने गैस के मामलात मुनक़ते नहीं किए हैं। और इसी तरह कई और ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे तिजारती ताल्लुकात जारी और सारी रहते हैं। हम अफ़गानिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे काफ़ी अरसे से एक ट्रैक 2 का काम कर रहे थे, उसमें भी बार बार यही एक मुतालबा सामने आता था कि आप सियासत को और तिजारत को अलग अलग रखें ताकि दोनों तरफ के लोग और दोनों तरफ के ताजिर मुतासिर ना हो, उनके मफादात पे कोई ज़रब ना पहुँचे। तो इसी तरह अगर अभी भले किसी भी बैरूनी असरात के बायस अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अगर किसी हद तक बहाल होने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मेरा ख़्याल है हमें कोई बहुत ज़्यादा लेतो लाल से पसो पेश से काम नहीं लेना चाहिए
बहरहाल अगर भारत से हमें चीज़ें मिलती हैं तो इधर से भी कोई चीज़ें शायद एक्सपोर्ट की जा सकें, और उससे कत नज़र दुनिया भर में जो तासुर जाएगा वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो गई है। गुल साहब, आपने जो मिसालें दी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मामला तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारे एक तो बराह रास्त दुश्मनी का तो मामला अपनी जगह पे है, लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है, और फिर जो वहाँ पर मजालिम हैं और जो तमाम तर वो चीज़ें हैं। आज भी जो वज़रा ने काबीना में बात कही है, उन्होंने यही बुनियाद बनाई है कि कश्मीर के मामले को किसी हद तक आप सेटल डाउन करें, फिर आप जो मर्ज़ी करें। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ नहीं हो जाता जब कश्मीर की बात आ जाती? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत मुख्तलिफ मामला है। ताइवान को चीन अपना 32वां 33वां सूबा कहता है आज भी, और उस पे उन्होंने उसको तस्लीम भी नहीं किया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा में उसमें भी उसकी रुकनीत की मुखालफत की। लेकिन इस वक्त ताइवान के बहुत बड़े सरमाकार ग्रुप जो हैं वो चीन के अंदर मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो हमें भले कश्मीर हो, जो मर्ज़ी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियाँ हैं। चाहे वो अफ़गान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे, उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। और इसमें ये तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा इसमें सबको सोचना चाहिए ज़रा सा कि कश्मीर की वजह से इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। और कश्मीर जब उसको उनके हुकूक की खातिर हमें बिल्कुल बात करते रहनी चाहिए, जहाँ जहाँ मुमकिन हो शोर उठाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हमें कि कश्मीर को भारत ने एनेक्स कर लिया है, आर्टिकल 370 और 35 उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे डोमिसाइल के कवानीन भी तब्दील कर दिए हैं। लेकिन किसी एक मुल्क ने अमेरिका, यूरोप को तो छोड़े, मुसलमान मुल्कों में से भी किसी ने भारत की मजम्मत नहीं की, भारत से इन इक़दामात की वापसी का मुतालबा नहीं किया है, और ना ही अमेरिका से उसकी कोई मजम्मत आई है। लिहाजा हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अकेले ही कश्मीर करके इस मुल्क की जड़ें मज़ीद खोखली करते जाएंगे, इस मुल्क को मज़ीद तन्हाई का शिकार करते चले जाएंगे, जबकि वो ममालिक जिनके साथ हम दोस्ती का भरम भरते हैं, उसमें अक्सर मुसलमान वाले भी शामिल हैं, वो बढ़ के मोदी सरकार को गले लगा रहे हैं। राइटली सेट। सोलंकी साहब, जो बातें इम्तियाज़ गुल साहब ने कही हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, और प्रैक्टिकल अप्रोच किसी की भी यही होगी, लेकिन एक जज्बात का अंसर भी हमारे अंदर बड़ी हद तक मौजूद है। आप भी क्या समझेंगे जो आज बुज़रा ने जो बातें कहीं वो जज्बात में कहीं, या इससे बढ़कर भी कुछ है, या वो एक प्रिंसिपल उनका स्टांस है जो कश्मीर को लेकर उनका मौक़िफ़ है? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? देखिए, कल जब इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला किया चीनी और कपास दरामद करने का, तो वो भी इसी हुकूमत का फैसला था, और जब आज उन्होंने तब्दील किया तो वो भी 24 घंटे के अंदर ये वही हुकूमत है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जो दरामद का जो फैसला था, वज़ीर आज़म की जो हिमायत है और मंजूरी है, उसके बगैर ये वहाँ जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त तिजारत के वज़ीर जो है वो इमरान खान खुद हैं। रज़ाक दाऊद तो पूरी तरह से वज़ीर नहीं है, तो वो वहाँ जा ही नहीं सकता था। और इतने हसास मामले पर ये हो ही नहीं सकता था कि इस हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर इमरान खान के नाक के नीचे से ये हो जाए। अब जो इन्होंने ये तब्दील किया है तो ये एक सियासी फ़ैसला है, क्योंकि जैसे ही ये कल फैसला आया तो उसके बाद अपोजिशन से और जो नकात थे उनकी तरफ से हमले शुरू हो गए। तो ये 24 घंटे के अंदर जो है ये हुकूमत जो सिर्फ तर्जुमानों के इजलास को ही अपनी गवर्नेंस समझती है, तो वो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन बात यह है कि ये मुल्क के मुआशी मफाद में नहीं है। ये उस वक्त भी मुआशी मफाद में नहीं था जब पिछली हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत बढ़ाने की कोई कोशिश की, फिर वो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है वो ख़त्म किया गया, किस दबाव का सामना किया गया। उस MFN को जी वो उन्होंने नाम तब्दील किया, फिर भी वो पसंद नहीं आया। उसके नतीजे में क्या हुआ? नुकसान जो है वो हमें ही हुआ। अब आप ये देख लें कि इस वक्त एक तो चीनी आपको वहाँ से सस्ती मिल सकती थी तो आपके लोगों का कोई भला हो सकता था,
लेकिन उससे बढ़कर जो है जिस पर बात नहीं हो रही वो कपास की बात है। कपास जो है वो 2 ही मुल्क हैं इस रीजन में, या चीन है या भारत है। चीन से आप चाहते हुए भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी जो कपास है वो शिनजियांग से आती है, और वो अगर आप लेकर कोई चीज़ बनाएंगे तो अमेरिका और यूरोप जो है वो तो आपको पाबंदियों की वजह से ले नहीं सकता। तो अब आप क्या करें, आप क्या करेंगे? आपकी जो ज़रूरी पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से कोई 70 लाख जो गांठ है, 7 मिलियन बेल्स कम पैदा हुई। तो आपके जो 2 से 2.5 करोड़ जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर कारखाने हैं 200 के करीब, उनका आप क्या करेंगे? उनको बंद कर देंगे। पहले ही आप जो है वो मुआशी मसाइल में घिरे हुए हैं। आप वर्ल्ड बैंक का और दूसरे जो आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहाँ, अब कोई 1.3% GDP आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फैसले जो है वो जो बहुत अच्छी एक बात पिछले दिनों सामने आई थी जियो इकोनॉमिक्स की, तो उसको तो आपने दफन कर दिया 24 घंटे के अंदर। तो ये वो हुकूमत जो सिर्फ ये सोचती रहती है कि जी हमारे मुखालफिन क्या करेंगे, आप अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी जो वेलफेयर और उनके मफाद नहीं सोचते, तो फिर आप कोई हुकूमत चला नहीं सकते। तो ये हुकूमत जो है वो जो जिसकी पूरा फोकस सिर्फ मीडिया तर्जमानों का इजलास है, उसका एक और घामड़पन सामने आया, और इससे मुल्क के अंदर जो है वो भी एक अदम एतमाद जो बिजनेस कम्युनिटी है। अभी आपने ये जो फैसला किया कि आप इंपोर्ट करेंगे, उससे पहले कुछ जो आपके जो ट्रेड ग्रुप्स हैं उन्होंने कोई बातचीत की होगी ना भारत के अंदर, कोई ना कोई चीज़ें पहले से तय हुई होंगी, अब वो सारी ख़त्म हो गई। आइंदा आप कोई इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते। राइटली सेड। सोलंकी साहब, पॉइंट आ गया। मलिक साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं, और ये किस हद तक बात, अब जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया में चली को पीस डील की बात, और फिर सारा मामला इसके अराउंड चल रहा था, हमारे यहाँ कोई ओपनली चीज़ इस पर या किसी ने कुछ एडमिट नहीं किया, बट अब ये मूव अगर इसी गवर्नमेंट ने कोई पीस डील किया है, फिर ये मूव इसी काबीना में, किस तरह देख रहे हैं सारे मामले? एक तो मैं एग्री करता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुल्क अपने रीजन में ट्रेड किए बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या माशी तरक्की की शरह हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है बिल्कुल ये गैर मामूली है, हमारे यहाँ तारीख भी रही है। एक तो ये कि खारजा पॉलिसी जिस तरह हमारी लीड कंडक्ट करती है उसको मुकद्दस गर्दानती है और सीने से लगा के रखती है, और दूसरा आवाम को इत्मीनान में नहीं लेती। वो कहती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, लिहाजा हम जाने। लिहाजा कौमी मुफाद मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहते हैं। जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हैं, जब वो काबीना के मेंबर बन जाते हैं तो पिछले ट्वीट डिलीट कर देते हैं। दिफा पाकिस्तान कौंसल भी रातों रात ख़त्म हो जाती है। तो एक आपको डिबेट चाहिए कि हम इकॉनमी में और फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूसिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी मुफाद कैसे सबसे बेहतर अग्री हो सकता है। उसके लिए जामियात में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, सियासी पार्टियों में हम डिबेट क्यों नहीं कराते? अब ये जो हो रहा है ये तो कोई 10-20 साल पहले अमेरिका में रिसर्च पेपर लिखे गए, जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में इसका तज़किरा किया, और एक हफ़्ता कबल खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके साथ इंडियन काउंटर पार्ट, उन्होंने भी डान में एक आर्टिकल लिखा। तो ये चीज़ें अपनी प्लानिंग से गुजर रही और वक्त आ जाएगा अनकरीब कि ये दोबारा रिज्यूम। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने एक टेस्टर छोड़ना था, जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक टेस्टर पहले छोड़ा गया अरब मुल्कों की जानिब से, और फिर ये हमने देखा कि 1 बाय 1 उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दी। तो अब आवाम का ज़हन ये बयानाया जा रहा है कि ये जो कश्मीर पे मामला है ये अपनी जगह रहेगा। हम साल में 2-3 दिन ऐसे होंगे कि अलामती तौर पे जिस तरह हम बाकी त्यौहार मनाते हैं कश्मीर का भी त्यौहार मनाएंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ताल्लुकात इससे आगे बढ़ेंगे। ख़तों के तबादले हो गए, आउटलाइन हो गया, दूसरी सर्विस, लेकिन जो एयर स्पेस हमने जज्बाती होकर बंद की थी उसका स्टेटस क्या हुआ? तजारत तो हम खोल रहे हैं। इंडिया जो परवाज़ें जा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर से परवाज़ करके नहीं जा सकती। तो हमारी पॉलिसी क्या है? कश्मीर के ऊपर पॉलिसी क्या है? इंडिया से मामलात पर पॉलिसी क्या है? क्या वज़ीर ख़ारजा या अरबाब इख्तियार पार्लियामेंट में इस पर कोई पॉलिसी बयान देना चाहेंगे? ये तो इसीलिए हमारे यहाँ कौमी मफाद और पॉलिसियाँ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पैमानों के साथ बदलते रहते हैं। वो जब हमने वो आग भड़कानी होती है तो स्क्रीन पे वो आग भड़का देते हैं, और जब वो आग ठंडी करनी होती है तो ठंडी कर लेते हैं। तो ऐसी कौमें जो हैं उनकी जिनकी ये मसाइल होते हैं वो आवारागर्दी तो कर सकती हैं खारजा पॉलिसी पे, उस पर नहीं। तो मुझे एक चाइनीज़ प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी से, उनसे मैंने सवाल किया
कि क्या आप अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन? उन्होंने कहा हम तो उसे दुश्मन समझते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल था कि आप उनसे तजारत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अवाम के दुश्मन नहीं, अगर हम तजारत नहीं करते चीन के दुश्मनों से तो हमारे अवाम खुशहाल नहीं होंगे, और जब अवाम खुशहाल नहीं होंगे तो हम अवाम दुश्मन होंगे। तो हमारी रियासत की क्लैरिटी नहीं है, ना खारजा पॉलिसी पे, ना एक्सट्रीमिज़म पे, और इसको एक एलीट ही कंडक्ट करती है, और वो उसको कंडक्ट करने के लिए फिर बाहर की ताकतें होती हैं, वो उनको मर्जी के मुताबिक पॉलिसी देती हैं। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे जी। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे इस वक्त जो पीडीएम और जो सेनेट और तमाम तर जो मामलात हैं अपोजिशन के, उस पर बात करेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। इम्तियाज़ गुल साहब, इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं कि JUI फ़े और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो अहम ख्याल जमातें अब PDM में रह गई हैं वो कंसिडर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है। एक तरफ ये कोशिशें भी हैं कि PDM नहीं टूटे, दूसरी जानिब अब इस मामले पर गौर किया जाना कि अपोजिशन लीडर अपना लेकर आएँ ये जमातें, और उसके लिए राब्ते तेज़ होना। तो जिस तरह भी बात हो रही थी क्लैरिटी ना होना, तो इधर अपोजिशन को भी क्लैरिटी नहीं है, इन जमातों को भी क्लैरिटी नहीं है, और PDM के मुस्तकबिल को लेकर भी शायद कोई क्लैरिटी नहीं है। पता नहीं हम अपना वक्त इन किस्म की बातों पे अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। PDM जब बनी थी शुरू से, मैंने 6 महीने पहले लिख भी दिया था इस हवाले से कि इस बेल ने आगे नहीं चढ़ना है। इसमें चूँकि इनके आपस की दिलों में बड़ी पुरानी कुदूरतें हैं, रंजिशें हैं, शिकायतें हैं, इन्होंने कभी भी एक इत्तेहाद की सूरत में इकट्ठे नहीं रहना था। दोनों तरफ से अपने अपने इनके मफादात हैं, उन मफादात के तहत पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल स्टेप बैक कर लिया अपनी उस पोजीशन से कि वज़ीर आज़म और हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और नए इलेक्शन कराना चाहिए। बल्कि वो बाकी PDM की जमातों ने भी पीपल्स पार्टी के कहने पे आके सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया, और उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें भी हिस्सा ले लिया। तो उन्होंने खुद ही अपने उस इस्तीफ़े के जो बयानिए को दफन कर दिया अपने अंदरूनी बाहमी इख्तलाफात की वजह से। और उसमें मैं नहीं समझता कि इसको बहुत ज़्यादा अभी कोई तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह बात थी कि कभी सिर्फ एक ऐसी जमात की खातिर कि जो बज़ाहिर ज़ेर आताब है, जिसके रूह रवां मुल्क में नहीं है, उसकी खातिर वो अपने पूरे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत छोड़ देगी और असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दे देगी, वहाँ भी उनकी अच्छी खासी तादाद है। तो ये एक बड़ी खामख्याली थी मरियम नवाज़ साहिबा की और उन साहब की, जिनको चाहे अवाम नेशनल पार्टी है चाहे पीपल्स पार्टी है, वो बाबाए तालिबान भी कहते थे, और पता नहीं उनको क्या क्या अलकाबात दिए गए थे। दिफाए अफ़गानिस्तान काउंसिल के भी वो रूह वहाँ लोगों में से एक थे, और उनके कंधों पर रख के इन सब ने जमहूरियत की एक बंदूक चलाई बुग़्ज़ इमरान खान में। तो वो खुद ही, मैं समझता हूँ कि उनका बयानिया तार तार हो गया है, और उसमें अभी इसमें कोई कुछ नहीं रहा। अलबत्ता हुकूमत की अपनी सफ़ों के अंदर कोई यकसुई नहीं है, कोई मुनज़्ज़म अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने के कोई आसार अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह से वो तमाम फ़ायदे जो कि एक मुस्तहकम हुकूमत हासिल कर सकती है अपोजिशन के इंतशार की सूरत में, वो अभी बज़ाहिर सियासी मैदान में PTI की हुकूमत हासिल नहीं कर पा रही है। इम्तियाज़ गुल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जमातें अब ये जिस तरह आपने कहा नहीं चलना था, ये तयशुदा था, आपने लिख भी दिया था, अब पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, क्या अब सवाल ये है कि दो बड़ी जमातें, बाकी तो आप छोड़ ही दें कि JUI फ़े और नून लीग मिलकर कोई शो पुटअप कर सकते हैं, या वो मुश्किल होगा अब उनके लिए? देखिए, अपोजिशन जमातों का काम अपोजिशन करना है, उनका कारोबार है ये, और वो कारोबार करते रहेंगे, भले उसको जो मर्ज़ी लिबादा उड़ाते रहें, कभी एक लिबादे में कभी दूसरे लिबादे में, वो अपनी हुकूमत मुखालिफ कैंपेन जारी रखेंगे। और मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है चाहेंगे कि वो कौमी सियासत के में रेलेवेंट रहें, भले उनकी कौमी असम्बली में 1 या 2 सीटें अपने साहबजादे उनके यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रिश्तेदार उनके सूबाई असम्बली में मौजूद होंगे,
तो एक लिहाज से एक ख़ानदानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कैंपेन है जो कि उन्होंने चला रखी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे JUI है। अब ख़ुद उनकी अपनी पार्टी 2 या 3 धड़ों में बढ़ चुकी हुई है। और पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसी सूरत हाल में जबकि इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं हैं, तमाम जमातें एक इक़्तिसादी चार्टर पे इकट्ठी होती और बिज़नेस और सियासत को अलग अलग रखती ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। वो एक दूसरे के बाहम दस्तो गिरेबां हैं और महज अपने पार्टी मफादात की खातिर वो इस मुल्क के आवाम के मफादात को उन्होंने दाव पे लगा रखा है। बिल्कुल सही। सोलंकी साहब, आपसे जब बात होती रही आप PDM के हवाले से बड़े पुरुमीद रहे, अब कैसे देखते हैं आप PDM को? मेरे ख्याल में जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 2 बड़ी जमातें हैं इस इत्तेहाद के अंदर, उनके दरमियान जो मफादात का टकराव है वो अब उसने अमलन इस इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मौजूदा निज़ाम चले, मौजूदा पार्लियामान चले और उसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है तो वो आ जाए। नून लीग जिसकी क़यादत नवाज शरीफ और मरियम के पास है वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो नए इलेक्शंस चाहते हैं जो कि पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता और उसके लिए वो कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अमलन ये अब इत्तेहाद ख़त्म हो गया है अनलेस नून लीग अपनी पॉलिसी तब्दील करे और वो इसके लिए तैयार हो जाए कि मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई छोटी मोटी तब्दीली हो, तब तो फिर ये इत्तेहाद चल सकता है, लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आते। ये फरमाइएगा, जो अपोजिशन लीडर लेके आना है अब JUI फेक और नून लीग का, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है और फिर कोई पंजाब में तब्दीली आने वाले वक्त में मुतवक्के देख रहे हैं आप? जी, सेनेट के अंदर तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गया है, जैसे भी बन गया है, चाहे वो बाप की मदद से हो या मांग की मर्जी से, वो अब हो गया है। इसी तरह से कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ हैं, तो जो नंबर्स की सारी बात है, कोई इलेक्शन तो होना नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तो एक ही सूरत है शहबाज शरीफ को हटाने की कि जो हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं वो कोई उधार दे दें पीपल्स पार्टी को, तो फिर तो वहाँ हो सकता है काम, वरना तो इसी तरह से रहेगा। जहाँ तक पंजाब के अंदर तब्दीली की बात है तो मुझे उसके कोई आसार नज़र नहीं आते जब तक नून लीग तैयार ना हो। फिलहाल तो वो तैयार नहीं है। ताहिर मलिक साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी अब नाराज़ नज़र आते हैं और उनका ये मानना है कि जिस तरह से ये किया काम पीपल्स पार्टी ने, उससे पार्टी की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप कैसे देखते हैं? मैं पीपल्स पार्टी में वाज़े तौर पे एक तो सिंध से जो लोग हैं और पंजाब से लोग, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं पीपल्स पार्टी में, वो इसके रिवाइवल में इंटरेस्टेड हैं और वो समझ रहे हैं कि पंजाब की सियासत में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो है वही मकबूल बयानियाँ हैं। इसके लिए हमें नून लीग के साथ चलना चाहिए और सीट एडजस्टमेंट की बात होनी। तो पंजाब से जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो खासे मायूस हैं और वो ये भी समझते हैं पंजाब से हटके कि पार्टी का जो एक डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो इस पे एक तशवीश है। दूसरी तरफ जो सिंध के से पीपल्स पार्टी के ताल्लुक़ रखते हैं वो प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं कि हमें सिंध हुकूमत के साथ साथ मज़ीद ओहदे भी हासिल करने चाहिए वफाकी सतह पे और ये करना चाहिए। तो इस वक्त बज़ाहिर यही एक है कि जब किसी इत्तेहाद में एक से ज़्यादा जमातें होती हैं तो सबके अपने अपने वेरिड इंटरेस्ट होते हैं और इनका डायलेमा भी ये है कि ये एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं हो सकेगी हुकूमत बगाओ तहरीक और उसके अंदर भी जो मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ थी। और दूसरा इनका जो अलमिया है वो ये भी है कि आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको ये मौसर तरीके से उनकी तर्जुमानी नहीं कर सके, लिहाजा वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो किसी एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में, मास मूवमेंट में मुल्क का गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लासेस मजदूर किसान साथ होता है, वो भी इससे अलूफ नज़र आए। वो हुकूमत से तो पहले ही तंग थे लेकिन अपोजिशन भी उनकी तर्जुमानी नहीं कर सकी। तो ब्रॉडली यही 2 फेलियर हैं और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को हुआ है और जो दबाव शुरू में PDM ने बरकरार रखा उसको वो बरकरार ना रख सके। तो आम आदमी की तर्जुमानी की तरह सर, आम आदमी का एक हमें नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी कहीं इस सिस्टम में मैटर करता है। एक तो ये एलीट की लड़ाई है जो सब मुल्क में हो रही है, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो हमारी सियासी जमातों के दरमियान हो रही है और ये एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। ये एक ग्लोबल चैलेंज भी है।
हमारे अवामी इदारों पे, पार्लिमानी इदारों पे अवाम का एतबार ना होना, हम उनकी लेजिटिमेसी को और उनके कानून में उनकी सरबलंदी को, इसके ऊपर तो कंसेंसस है, लेकिन जब डिस्कनेक्ट होगा, लोग उनको ऑन नहीं करेंगे, तो ये एक जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो फिर क्या कोई नई क़यादत उभरेगी, कोई और मुतबादल तो मिलेगा ना, कहीं से कुछ ना कुछ तो आएगा, या कोई इसकी चांसेस हैं, या बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, बस ये डे टू डे मैटर्स हैं, आम आदमी इसी तरह पिसता रहेगा और ये अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे? बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ भी यहाँ नहीं हो रहे, और जो नई क़यादत इकॉनमी जनरेट करती है, मईशत के अंदर जो नए तबकात जो एफिलेंट होते हैं, जिनके पास वेल्थ आती है, वो अपना पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्पेस हासिल करते हैं। तो अब मईशत का पहिया भी नहीं चल रहा, तो मईशत ही है जो मीडिया को, सियासत को, सहाफ़त को, सब को चलाता है। तो जब मईशत ही ना चले तो फिर इन्होंने क्या चलना। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।